तो मैं आप सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। जियालय के प्रांगण में इस सभागार में मौजूद वाइस चेयरमैन साहब श्री ए.के. गुप्ता जी साहब, श्री रवि साहब, श्री अजय सिंह शेखावत सर, अशोक जी, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जो शख्सियत सामने आई है डॉक्टर सोनू जी के रूप में, उनकी मौजूदगी, श्री अमित जी, और मैं यदि सबके नाम ना ले सकूं तो माफ़ी चाहूँगा, और मेरे मित्र श्री शुक्ला जी साहब, श्री विकास शुक्ला जी, मेरे साथ आए हुए मेरे भाई श्री चौहान साहब, मेरी मौजूदगी या मेरा यहाँ पर खड़ा होना या कहना आपसे वो इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि एक नए खेल के रूप में आज मैंने इस टारगेट बॉल का जो एक मुजाहरा, एक फाइनल मैच देखा है, वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। बहुत ही खुशी का दिन है कि एक नए खेल की शुरुआत के रूप में मैंने इस खेल को देखा है, और तहे दिल से मैं इस खेल के आगे बढ़ने की कामना करते हुए कि इसको कितना और आगे हम खेल को बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर जो रोमांच है, जो एक्साइटमेंट है हर मोमेंट्स के ऊपर, वो रोमांचित करता है देखने वालों को भी और खेलने वालों को भी। और कोई भी खेल दुनिया का क्यों ना हो, उसमें अगर कहीं रोमांच ना हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट ना हो, तो खेल का रूप नहीं ले पाते। लेकिन इस खेल के इस रूप को देने के लिए आप जो खिलाड़ीगण जितने इसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं और उन्होंने इसमें शिरकत की है, इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस खेल को आगे बढ़ाया है, उस खेल को आगे बढ़ाने में जो कोचेस ने उनका साथ दिया है, वाकई में उन सब की मैं सराहना करता हूँ और उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस छठे नेशनल टारगेट बॉल टूर्नामेंट के फाइनल में मुझे बांके बिहारी जी की नगरी में आने का मौका मिला है। और इसको मैं क्या लफ्ज़ यूज़ करूं कि मैं खुद अभिभूत कि मैं इस शहर में आया हूं और कई नई चीज़ें मेरी जानकारी में आई हैं। जैसे अजय जी ने कुछ देर पहले एक नई विद्या बताई है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सभी शहरवासियों का और आए हुए सभी हमारे कार्यकर्तागण के, कोचेस, रेफरीज वगैरह वगैरह। आज का फाइनल मैच मुझे देखने का वाकई मौका मिला प्रैक्टिकली। जब मैं आया हूँ दिल्ली से तो उस वक्त मैच चल रहा था और मुझे कहा गया कि क्या आप मैच देखना पसंद करेंगे, और यकीन मानिए मैच कोई सा भी हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, टारगेट बॉल हो, बास्केटबॉल हो, यदि आपको मौका मिलता है तो उस खेल को ज़रूर देखें, ज़रूर जाकर देखें और उस खेल को अपने खेल से जोड़कर देखें, कंपेयर करें उसको, कंपेयर अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, कि इसमें से मैं और क्या चीज़ हासिल कर सकता हूँ अपने खेल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये निरंतर जो हमारी खेलों में हमने आगे बढ़ना है, तो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वो ऑफ द फील्ड हो, चाहे वो ऑन द फील्ड हो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़, कुछ देर पहले अजय सर ने बताया था कि जब आप कोई चीज़ फोकस करते हैं तो अपने दिमाग के सेंटर, माथे के बीच में इसको आप लाइए, दिमाग के बीच में, माथे के बीच में, वो कंसंट्रेशन है, वो आपकी एकाग्रता है। और एकाग्रता हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, दैट इज सेक्रीफाइस। कई चीज़ छोड़नी पड़ती है हमें, वो छोड़ी हुई चीज़ ही आपको अपने उस टारगेट को हासिल करने में बहुत हेल्प करती है। जिस जगह आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी खेल खेल रहे हो, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात एक मेरी जानकारी में भी आई है
हाँ, एक लफ्ज़ मैं जानता था कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कितने कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, और जब आप कंसंट्रेट करते हैं, खेल रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई है, उस ब्लड प्रेशर को कितनी जल्दी आप नॉर्मलाइज नीचे लाते हैं, और वो चीज़ जो आप हड़बड़ी में करना चाह रहे हैं उसको अच्छे मूर्त रूप देके आप करें, वो भी एक विद्या है जो अपने अपने खेल में काम आती है। मैंने उसको हॉकी खेल में अपने जीवन में हर बार अप्लाई किया है, क्योंकि हॉकी में हमारे 50 मीटर की दौड़, 75 मीटर की दौड़ या 15 मीटर की दौड़ हर मूवमेंट में लगनी होती है, दौड़ना ही पड़ता है। लेकिन उस दौड़ के बाद जो हमारी सांसें फूलती हैं, उस सांस को मैंने कैसे कंट्रोल करना है, अपने बदन को, अपने दिमाग को फिर से नर्वस सिस्टम को मैसेज देने के लिए किस तरह तैयार करना है, ये वो चीज़ें हैं जो हमको खेल खिलाड़ी के रूप में मैंने महसूस करी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखें इस बात को कि जब नेक्स्ट टू बैक मैच चल रहा हो, जैसा आज मैच चला है, कोई टीम 3 गोल, इसको टारगेट बॉल ही कहते हैं, गोल मैं कह लूँ, 3 गोल से आप लूज कर रहे हैं, उसके बाद आपने उसको बराबर किया, फिर एक ने उसको एक पॉइंट हासिल किया, तो वाकई में ये चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर आपको जो जीतने वाली चीज़ थी वो था कि आपकी टीम के अंदर कितनी प्लानिंग है। एक बात उसी बिना बोले हुए, ये सब चीज़ें बिना बोले हुए हैं, आप किसी को बोलते नहीं हो, खाली एक लफ्ज़ कहीं बोल देते हो किसी अपने साथी खिलाड़ी को, और वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है वो बात, और आपके जो खिलाड़ी हैं उसके मुताबिक खेलें। तो वो जो कंसंट्रेशन आपकी मैसेज देने की विद्या है एक दूसरे को, प्लान, उस वक्त हम दौड़ रहे हैं लेकिन प्लान के साथ दौड़ रहे हैं, अननेसेसरली नहीं दौड़ रहे हैं। और हर खिलाड़ी इस बात को ध्यान रखे कि उसका यूटिलाइजेशन विदाउट द बॉल कितना हो सकता है या कितना कर सकता है, वो खेल है, वही हॉकी है जिसको मैंने कंपेयर किया बराबर खाली जब मैं मैच देख रहा था कि अगर हॉकी में भी ऐसा होता कि 22 लड़के खेल रहे हैं, बॉल एक है, लेकिन हर खिलाड़ी अपने अपने दिमाग से उस बॉल की तरफ ध्यान लगा के कोशिश कर रहा है कि ये बॉल किस तरह मुझे मिले तो ताकि मैं इसको गोल में डाल दूँ। इसी तरह आपके टारगेट बॉल में भी ये चीज़ होना चाहिए, आपको ज़रूर आती है आपको, बस मैं तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को कि उस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखें। तो वाकई में एक बहुत खूबसूरत खेल मेरी नज़र में आया है एक, और इसका जो मैं कहूँ कि उत्पत्ति जो है सोनू सूद जी ने करी है, सोनू साहब ने करी है, वो तो उसका सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, और किया जाता है कि ये एक खेल उनके इस प्रांगण में उत्पन्न हुआ है। ये थी आज के मैच की बात। इसमें एक टीम जीती है, एक टीम हारी है, सही सभी टीमें आई हैं, 8 टीमें आई हैं, मेरे ख्याल से 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट किया है, और 8 टीमों ने अपने घर से जब चले होंगे तो दिमाग में होगा कि हमको ये टूर्नामेंट जीतना है कि नहीं, लेकिन 8 की 8 टीमें जब चली होंगी तो उनके दिमाग में आया होगा, जरूर आया होगा कि ये टूर्नामेंट हमको जीतना है। अब इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके पीछे पूरी आपकी वो एकाग्रता है, आपका वो सेक्रीफाइस है, आपकी वो मेहनत है, आपकी वो टीम स्पिरिट है, आपकी वो सोच है जो खेल में उत्पन्न होती है जब आप खेलते हैं। कितनी प्रैक्टिस करी आपने, कितना आपने इस पर ध्यान दिया कि हमको मेडल जीतना है, तो उस मेडल को जीतने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें। फिजिकली बहुत ज़रूरी है, बिना फिजिकल हम कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और खिलाड़ी का फिजिकल फिटनेस का लेवल नंबर 1 होना चाहिए हर खिलाड़ी का, अगर वो खेलने जाता है। आप अपने खेल को दुगना पाएंगे, डबल। आपकी बॉडी फिट है, आपकी दौड़ ठीक है, आपकी सोच ठीक है, डेफिनेटली आपका खेल डबल हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें थी जो हमको अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी है, और मैं चाहूँगा कि हमारे ये बच्चे जो खेलने आए हैं, इसके बाद जहाँ भी जाए खेलने के लिए, तो एक नए खिलाड़ी के रूप में, और नए की है बस मुझे खेलना है, मुझे अपना जो मैंने सीखा है, जो मेरे कोचेज ने सिखाया है, जो मेरे गुरुओं ने सिखाया है, उसको मैंने मैदान के ऊपर पेश करना है, दिखाना है। हॉकी हमारे भारत का एक ऐसा खेल रहा है जिसने इस देश को हमेशा गर्व और गौरव दोनों से नवाजा है। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के, ये एक बहुत बड़ा हमारे देश का एक ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड रहा है कि हॉकी ने 8 गोल्ड मेडल दिए हैं।
जो अभी तक किसी दूसरे देश ने 8 गोल्ड मेडल अभी तक नहीं जीते, आगे आने वाले टाइम में हो सकता हो जाए, लेकिन फिर भी उत्पत्ति जो है, खेल की उत्पत्ति हम कहें तो जिस वक्त हुई है हॉकी की, जैसे आज आपका खेल नया शुरू हो रहा है, तो मैं आज बात कर रहा था सोनू जी से कि इसको हम कितना प्रचार और प्रसार कैसे करें, इसको किस तरह लोगों तक पहुंचाएं कि वो देखें तो तारीफ करेंगे, ये खेल तो बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर बहुत रोमांच है, इसको खाली आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको चाहे गांव अपने बच्चे ले आके आप थोड़ी देर खेलें, 5 मिनट खेलें, 10 मिनट खेलें, ताकि देखने वालों को कम से कम पता लगे इस खेल का मिजाज क्या है, कैसे खेला जाता है। ये टीवी वीडियो के अंदर ये खेल आप दिखाएंगे तो शायद 50% मैसेज जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली खुद जाएंगे, प्रेजेंस होंगे, तो ये खेल का मैसेज 100% जाएगा। जो भी इस खेल को देखेगा वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा कि आपका खेल बहुत खूबसूरत खेल है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हॉकी तो मैं लाता हूँ फिर कि किस तरह से हॉकी इस देश में बढ़ी। हम सब जानते हैं हम लोग गुलाम थे, 1947 से पहले देश गुलाम था। खेलों में देश एक खेल को जिसने अडॉप्ट किया अच्छी तरह से वो हॉकी था। फुटबॉल तो मैं जरूर बोलूँगा, फुटबॉल ने भी साइमल्टेनियसली वही काम किया जो हॉकी ने किया। हम लोग फुटबॉल में भी काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हैं, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, उसमें भी हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नंगे पैर किया। इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। ध्यानचंद जिस वक्त प्रयाग में 1905 में जिनका जन्म हुआ, मेरे दादाजी या ध्यानचंद जी के पिताजी आर्मी में थे, इंडियन आर्मी। वहां से उनकी बटालियन मूव करी जो झांसी में आ गई थी। झांसी में भी आर्मी का कैंट है बहुत बड़ा। जब वहाँ पर आई तो एक बालक के रूप में ध्यानचंद ने और मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह, ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं खेल के अंदर, जिन्होंने 2 ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते। मेरे चाचा ने 5 गोल्ड मेडल हमारे घर में मेरे चाचा और पिताजी के रूप में, और मुझे अफसोस है कि मैं वो उस गोल्ड मेडल की श्रृंखला को कायम नहीं कर पाया। मैंने 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिसको मैंने अपने पिताजी को नहीं दिखाया। वो नहीं दिखाया, उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, उनको ब्रॉन्ज मेडल थोड़ी चाहिए, गोल्ड मेडल चाहिए। हॉकी का एक नाम है। तो स्कूल में जब ध्यानचंद को भेजा गया तो आम बालकों की तरह, आम बच्चों की तरह वो स्कूल जाते थे, खेलने में ज़्यादा ध्यान। एग्जाम हुए तो जो नंबर आने चाहिए थे, जो पासिंग मार्क होते हैं वो आने चाहिए थे, वो भी नहीं आए। तो मेरे दादाजी ने उनको बहुत पिटाई लगाई। ये 15, उनकी उम्र उस वक्त 15 साल 16 साल की थी। 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में वो स्टडी कर रहे थे, और अगले दिन ही उनको पकड़ के आर्मी के अंदर भर्ती करा दिया 16 साल की उम्र में। वो बच्चा प्लाटून 18 में नौकरी मिलती थी, आज भी मिलती है 18 में, उस वक्त भी 18 साल की उम्र में नौकरी मिलती थी। तो वो 16 साल की उम्र में उनको अप्रेंटिस या बच्चा प्लाटून कहते हैं आर्मी के अंदर, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। मेरे पिताजी चले गए। थोड़ी बहुत हॉकी झांसी में खेलते थे, झांसी हीरोज क्लब, जिसके 100 साल पूरे हुए इसी साल, पिछले साल 2021 में। ध्यानचंद आर्मी में पहुंचे क्योंकि वो थोड़ा हॉकी खेलते थे, शैतान थे, जिसकी वजह से उनको आर्मी ज्वाइन कराई थी मेरे दादाजी ने। जब आर्मी ज्वाइन करा दिया और आर्मी के नियम कायदे कानून के मुताबिक सुबह से लेके 12-1 बजे तक उनका जो काम होता है वो करते थे वो। और शाम के वक्त आर्मी के अंदर एक प्रचलन रहा है शुरू से कि हर बच्चे, हर सैनिक को या हर ट्रेनी को ग्राउंड पे जाना पड़ता है। ग्राउंड पे जाइए, और ग्राउंड पे जाते थे तो कुछ ना कुछ खेल खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे वो रेसलिंग हो या हॉकी हो, क्योंकि अंग्रेज लोग हॉकी ज़्यादा खेलते थे। तो ध्यानचंद ने बोला कि मैं भी हॉकी खेलूंगा। जब उनके ट्रेनर ने पूछा, बाले तिवारी साहब उनके ट्रेनर थे, सूबेदार मेजर जो हुआ करते थे आर्मी में,
जिनके परिवार से अभी पिछले साल हमारा जुड़ा हुआ है, उन बाले तिवारी साहब के, जिन्होंने बाबूजी को सिर्फ एक लाइन कही थी। जैसा आपने द्रोणाचार्य की बात करी, आपने उन गुरुओं की बात करी जिनकी ऐसे गुरु नहीं होते। मैं कहता गुरु तो होते हैं, शिष्य को भी उस तरह का होना बहुत जरूरी है कि बहुत शिष्य भी तो उस तरह का हो तो गुरु को पहचाने क्या मुझे गुरु के इस्तेमाल करना। बहरहाल ध्यानचंद जी वहां भी खेल रहे थे तो उनकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी ड्रिबलिंग थी, जिसकी वजह से जादूगर बाद में कहलाए। वो तो जो ड्रिबलिंग उन्होंने करी मैदान में, तो किसी को पास ना देना। जब उनकी ट्रेनिंग शाम को चल रही थी आर्मी में, तो उनके सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने देखा कि ये बच्चा जो है, इसकी ड्रिबलिंग बॉल कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्फिश है ये। इसकी सेल्फिशनेस को, जो स्वार्थी खेल खेल रहा है, उसको किस तरह मैं इस तरह यूटिलाइज करूँ कि टीम के रूप में आके खेले, जिसमें टीम जो है उसमें सारे खिलाड़ी इन्वॉल्व हो जाएं और टीम हमारी एक बड़ी इम्पैक्ट लेकर ये टीम अच्छी बनकर खेले। तो उन्होंने बाद में 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ध्यानचंद जी को बुलाया, ध्यान इधर आओ। तो ध्यान सिंह, मेरे पिताजी का नाम ध्यान सिंह रहा है शुरू में। जब आर्मी ज्वाइन करी तो वो ध्यान सिंह थे। और एक ही खिलाड़ी है जिनके नाम ओलंपिक में ध्यान सिंह के रूप में और 36 के ओलंपिक में ध्यानचंद के रूप में जिनको मेडल मिला। वो दो शख्स अलग नाम थे, लेकिन खिलाड़ी एक ही थे, तो ध्यान सिंह और ध्यानचंद। तो ध्यान सिंह, ध्यान इधर आओ। ध्यान उनके पास गए, बाले तिवारी जी के पास। जी कहिए क्या बात है? तो उन्होंने कहा तुम ध्यान खेलते बहुत अच्छा, तुम्हारी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तुम अगर टीम के साथ मिलकर खेलो, अच्छे पासिस के रूप में खेलो, अपनी यूटिलिटी का ख्याल रखो, अपनी मौजूदगी का ख्याल करके इस बॉल को कहाँ मिलना चाहिए तुम्हें, किस जगह इस पॉइंट में तुम्हें बॉल मिलेगी, तुम इसको गोल कर लो। अगर ये तुम्हारे अंदर आर्ट आ जाए तो तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। तो कहते हैं ना कि टिप्स गुरु ने दिया चेले को, शिष्य को, और शिष्य ने उस टिप्स को अपने दिमाग में बिठाया, एडजस्ट किया कि हाँ जो बात कही गई है ये मेरे लिए बहुत अनुकूल है, मेरे लिए फायदेमंद है। और वैसे ही हुआ। ध्यानचंद ने अगले दिन से बजाय ड्रिबलिंग के, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ड्रिबलिंग करनी है, जहाँ ज़रूरत ना हो पास करके उन्होंने खेलना शुरू किया। तो ये 1922 की बात है। 1922 में ध्यानचंद को सिपाही का ओहदा मिला था पहली बार। उसके बाद उन्होंने अपनी इंटर बटालियन, इंटर रेजिमेंट, इंटर आर्मी के टूर्नामेंट्स, उसके बाद ऑल इंडिया हॉकी के टूर्नामेंट्स उनकी टीमें जीतने शुरू कर दिए। वजह ड्रिबलिंग तो थी, लेकिन जो पासिंग सेंस बना उसने कमाल कर दिया। उसके बाद ध्यानचंद जी का, ध्यान सिंह का नाम पूरे देश के अंदर हो गया, आर्मी के अंदर। बाबूजी बताते थे कि 1926 में टेंट में रहते थे लोग, टेंट में रहते थे। तो टेंट में रहना का मतलब ये था कि अपना 12-1 बजे तक का जो टाइम होता था, सब लोग काम करते थे, और 12-1 के बाद लंच का टाइम जो होता था उसमें 2 घंटे मिलते थे। ध्यान सिंह अपनी हॉकी स्टिक बॉल लेकर उस टेंट के बाहर कहीं रिमोट एरिया में जाकर, जहाँ कोई देखे ना उसको, वहाँ जाकर सेल्फ प्रैक्टिस करते थे। जो उनकी जादूगरी की जो आर्ट या सीखी, जो परफेक्शन उनको आया, वो आया उनको उस कला से जो उन्होंने खुद उस 1 घंटे के अंदर अकेले जाकर बॉल की ड्रिबलिंग करना, एक एक पॉइंट्स को देखना कि बॉल का मूवमेंट कैसे होता है, जब बॉल फेंकते हैं या उछालते हैं, तो वो चीज़ इंसान के उनके दिमाग में बैठ गई। और उसका असर ये हुआ कि 1926 में पहली बार भारत की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई है। भारत की पहली बार जो हॉकी टीम गई है वो 1926 में गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर। पानी के जहाँ से जाते थे, वहाँ जाकर जो पहला गोल हुआ है हॉकी के अंदर, वो ध्यानचंद की स्टिक से हुआ। वो गोल था, वो शुरुआत की उस हॉकी की, जो 8 गोल्ड मेडल हमने बोला आपको जो जीते भारत ने, तो उस गोल की शुरुआत 1926 के उस न्यूजीलैंड के दौरे में हुई, जिसमें बाबूजी ने, ध्यान सिंह ने 101 गोल किए थे उस पूरे टूर में। 101 इंटरनेशनल। 26 के बाद भारत की हॉकी को या विश्व में ओलंपिक में हॉकी को इंक्लूड नहीं किया गया था, पिछले 2 ओलंपिक से निकाल दिया था, क्योंकि
थका हुआ खेल जिसके अंदर कोई रोमांस नहीं, खाली बॉल पकड़ो, हिट मार दो, दौड़ लो, भाग लो, तो उसके अंदर कोई कला नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसको तो पिछले 28 से पहले 16 तक लास्ट ओलंपिक हुआ, 16 के बाद हॉकी को हटा दिया था। 20 और 24 का ओलंपिक में हॉकी को नहीं रखा था। लेकिन जब 26 का ओलंपिक न्यूजीलैंड दौरा किया भारत की टीम ने, और जिसके चर्चे इंग्लैंड में अंग्रेजी अखबारों में, अमेरिका में अंग्रेजी अखबारों में, इंग्लैंड में और भारत में जब चर्चा हुई, तो इस हॉकी को दोबारा इंक्लूड किया गया 1928 में कि हॉकी एक बेहतरीन खेल के रूप में भारत के ने जो दिखाया 1926 के न्यूजीलैंड में हमको ओलंपिक में रखना है। और इस तरह भारत में ओलंपिक के अंदर भारत की हॉकी को या हॉकी को रखा गया 1928 में। तो दादा बताते हैं ध्यानचंद की, एक दिन मैं अपने बैरक में बैठा हुआ था, मुझे मैसेज आता है कि तुमको कमांडेंट साहब बुला रहे हैं। ध्यानचंद तैयार होके जाते हैं उनके पास, और बड़े प्राउडली कमांडेंट साहब उनको बोलते हैं, ध्यान कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा सिलेक्शन जो है इंडिया की टीम में हो गया, जो 1928 ओलंपिक में जा रही है। ये पहला ओलंपिक भारत का, ध्यानचंद का पहला ओलंपिक। कहते मैंने उनको सल्यूट किया। सल्यूट करने के बाद इतनी खुशी से भागे हैं वापस अपने बैरक की तरफ, अपने दोस्तों व यारों को बताने के लिए, अपने साथियों को बताने के लिए कि मेरा सिलेक्शन इंडिया की टीम में हो गया, ओलंपिक की टीम में। तो ये वो मोमेंट्स होते हैं, जैसे आज आप लोगों ने मेडल जीते हैं, अब आप जाएंगे तो कितनी खुशी की बात है। जब आप स्टेज पर आते हैं मेडल लेने के लिए, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाते हैं इस वक्त, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमसे बढ़कर कोई खिलाड़ी नहीं है। ये जो फीलिंग हमारे अंदर हमेशा आती रहे कि हमको मेडल जीतने हैं, अपने अपने काम से जीतने, अपने कारनामे से जीतने, अपनी मेहनत से जीतने हैं। तो ध्यानचंद ने वही किया। 1928 का टूर्नामेंट एम्स्टर्डम में होता है। 1 महीने के आर्मी की जर्नी में पहुंचते हैं एम्स्टर्डम, वहाँ जाके 5 मैच खेलते हैं। 5 मैच के अंदर करीब 36 गोल होते हैं, उसमें से 24 गोल ध्यानचंद के। और फाइनल मैच जब होता है, एक चीज मैं बताना भूल गया, क्योंकि हॉकी इतना पॉपुलर गेम नहीं था। 2 ओलंपिक के अंतराल के बाद और इसमें हॉकी को इंक्लूड किया था ओलंपिक में, तो लोगों को पता नहीं था कि खेल है कैसा। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका खेल कितना खूबसूरत है, इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। उसी तरह हॉकी इतना बड़ा खेल नहीं था कि उसको देखने के लिए लोग आए। पहला मैच जब हुआ है भारत का, तो सिर्फ 200 लोग थे देखने वाले, मात्र 200। और 5 मैच के बाद फाइनल मैच जब भारत खेली है, उसमें 25,000 आदमी बैठे हुए, 25,000। तो ये वो खेल की खूबसूरती थी, उसका कला की। और उसके अंदर पहली बार अखबारों ने लिखना शुरू किया कि भारत से एक सांवले से रंग का खिलाड़ी आया है, जो अपनी जादुई कला से हॉकी को इस तरह दिखा रहा है कि आप देखने के लिए, उनके मैच को देखने के लिए पब्लिक को उन्होंने आह्वान किया वहाँ के पेपरों ने। और एक लाइन जो मैंने ब्लैक एंड वाइट में जो मैंने पढ़ी है, वो ये है कि लोग जो दूसरे स्टेडियम में जा रहे थे, उन्होंने अपने स्टीयरिंग मोड़कर हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड की तरफ कर दिए, जिससे मैंने कहा ना 25,000 के लोग भीड़ इकट्ठी हुई वहाँ पर देखने के लिए। और वो स्टेडियम जो बना था 1928 का, वो कितने वर्ष तक उन्होंने सजो के रखा कि नहीं, ये हमारे लिए एक मोनूमेंट है देश का, हॉलैंड का, जिसके अंदर भारत की टीम ने एम्स्टर्डम की टीम को, हॉलैंड की टीम को फाइनल मैच में 3 गोल से हराया। इसी हॉलैंड की टीम के साथ जो फाइनल मैच हुआ, उसमें खिलाड़ी खेल रहे थे, मुझे जिनके बारे में पता लगता है 1998 में, 1998। मैं जोड़ रहा हूँ इस बात को 1928 से 1998 में 70 साल का अंतर आता है। मैं 1998 में उट्रेक्ट गया था वेटरन हॉकी टीम से। बीच में अभी ये 36 का वाकया और सुनाऊंगा आपको, मैं जो हिटलर के साथ भारत की टीम का तजुर्बा था। 1998 में मैं उट्रेक्ट गया हूँ वेटरन हॉकी टीम से। हमारी भारत की टीम वर्ल्ड कप में उस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, 5वां 6वां स्थान था उसका, वो आउट हो गई थी। फाइनल मैच स्पेन और हॉलैंड के बीच में फाइनल मैच डिसाइड हो रहा था, खेला जाना था। बड़ा स्टेडियम, मैं बीच में कहीं ऊपर बैठा हुआ था, मेरे साथ की 2 सीटें खाली थी दाहिने हाथ की,
2 सीटें खाली थी, बाकी स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, क्योंकि हॉलैंड की टीम खेल रही थी। हॉलैंड के लोकल टीम होने के नाते सारे लोग वहाँ देखने आए हुए थे। जब वो मैच चल रहा था, शुरू होने वाला था, तो मैंने देखा एक ओल्ड कपल सूटेड बूटेड हॉलैंड के निवासी, हैट लगाए हुए, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, अपने वाइफ के साथ वो आके उस सीट पे बैठ गए। जब सीट पे बैठे तो मैंने जरा सा नज़र घुमाई तो मैंने पाया कि उनकी जो टाई है वो उनके उन कपड़ों से जो हॉलैंड के निवासी, यूरोप के निवासी जो पहनते हैं उनसे मेल नहीं खा रही, क्योंकि वो लाइट ब्लू डार्क ब्लू की एक कॉटन की टाई थी जो वो पहने हुए थे, जो थोड़ी सी जो प्रेस नहीं हो पाती थी, वो पहने हुए थे। मैं थोड़ा छकपका गया, मैंने कहा क्या करूँ, लग रहा कि मुझे कि इंडिया टाई है और ये पहने बैठे हैं। एट लास्ट मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा सर, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क यू वन थिंग, one question. Yes, gentlemen, what do you want to ask? I said, sir, the tie you are wearing, it looks like an Indian tie. Is it? He said, yes, gentlemen, this is the Indian tie. I said, sir, how come you are wearing the Indian tie? Oh, this tie is very valuable for me. I said, sir, kaise hi? How come? Oh, this tie was given me by Mr. Dhyan Chand, against whom I played in 1928. देखिए मेरे नाम पे खड़ा होने शुरू, 28 में मेरे फादर के खिलाफ में ये शख्स खेले थे और उस प्राउड के साथ अपने भारत की अपनी देश की टीम के फाइनल मैच में उनको इन्वाइट किया गया था और वो उस टाई को पहने बैठे थे जिस टाई को मेरे पिता ने उनको आफ्टर द मैच 1928 में कहते ही वॉज ए फंटास्टिक बेस्ट प्लेयर, ही वॉज, तारीफ करी मेरे फादर की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लीज़ आई वुड लाइक टू हैव सम मोनूमेंट्स फ्रॉम, तो आपकी तरफ से मुझे कोई ऐसा चीज़ चाहिए यादगार के रूप में हो। तो ध्यानचंद के पास वो टाई, कपड़े और इनके अलावा था क्या, तो उन्होंने अपनी टाई उस वक्त 28 में उनको दे दी और वो शख्स उस इतने बड़े स्टेडियम में, इसको कहते हैं सहयोग, ऐसा सहयोग बिरला होता है। 45-50 हज़ार के स्टेडियम में वही 2 सीट खाली होती हैं, वो शख्स मेरे बाप की दी हुई, मेरे पिता की दी हुई टाई पहने बैठे और मैं उनसे पूछता हूँ कि टाई आपको किसने दी, और वो कहते हैं ध्यानचंद ने दी, और मैं खड़े होकर जब बोलता हूँ कि सर मैं उनका बेटा हूँ। ये ग्रेटनेस ध्यानचंद, ये उस खिलाड़ी की ग्रेटनेस। अपनी प्रैक्टिस, अपने टेंट में, खाली टाइम में, शाम के टाइम जब रोल कॉल होने से पहले अंधेरी रात हो, उजाला हो, तब प्रैक्टिस करना, एक एक एंगल को जानना, पहचानना, ये है वो चीज़ जो हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं मिस करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस, कोच की प्रैक्टिस, कंबाइंड प्रैक्टिस इज डिफरेंट देन योर इंडिविजुअल प्रैक्टिस। इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आप अपने तरह से अपने को नापते तोलते हैं। और एक चीज़, जब मैंने अपना खेल जीवन शुरू किया, मैं कोटा, जैसा आपको बता रहा था, 3 साल मैं कोटा में पढ़ा हूँ राजस्थान के अंदर। बीकॉम करने के लिए यूपी के अंदर झांसी में कॉमर्स नहीं थी, इंटर पास कर लिया था, इंटर कॉलेज इंटर स्कूल खेल लिए थे। बीकॉम की जब मेरे एग्ज़ाम से फाइनल ईयर की, तो मुझे मोहन बागान क्लब से इन्विटेशन आता है टू ज्वाइन मोहन बागान क्लब। 1964 की ओलंपिक की याद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में है कि मैं कमेंट्री सुन रहा था 1964 में, जब भारत की टीम ने चरणजीत सिंह की अगुवाई में गोल्ड मेडल जीता था और हमने पाकिस्तान को पेनल्टी स्ट्रोक में, जिसको महेंद्र लाल जी ने गोल किया था, वो कमेंट्री मैं सुन रहा था। और जिसके अंदर कमेंटेटर जो बार बार ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, जो ओलंपियन शब्द जोड़ रहे थे, तो वो ओलंपियन शब्द मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये ओलंपिक शब्द मुझे अब चाहिए, मुझे ओलंपियन बनना है। मुझे मेरे पिता ने या किसी कोच ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, ट्रेनिंग का रिवाज ही नहीं था, कौन ट्रेनिंग देगा। तो वो शब्द कि मुझे ओलंपियन बनना है, उस ओलंपियन बनने के लिए अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मैंने वो अपना छत के ऊपर पत्थर रख के उसमें से ड्रिबलिंग, दीवार के साथ खड़े होकर आधे घंटे पौने घंटे बॉल को चलाना, अकेले ड्रिबलिंग करना, अकेले मूवमेंट सोचना, और अपोनेंट के कौन से स्टेप्स, जो फुटबॉल का गेम है स्टेपिंग गेम, कि किस पैर से
आपको किस वक्त बदन को मोड़ना है, वो उसको मैंने अपने खेल में लाने की कोशिश की हॉकी के अंदर, जिसका फ़ायदा मुझे बहुत बहुत मिला। तो वो चीज़ सीखने का सेल्फ असेसमेंट। फाइनल मेरा ईयर था कोटा में, जब जिसको मैं बता रहा था आपको, फाइनल ईयर का मेरा एग्ज़ाम, और मुझको इन्विटेशन मोहम्मद तौर का मिलता है। मेरे आइडियल प्लेयर जिनको मैंने 1964 से लेकर 1968-69 तक माना था, जिनको देखा नहीं था मैंने, वो थे श्री इनामुर रहमान, जो ओलंपियन थे 1968 के, जिनका ब्रॉन्ज मेडल था, जिनके बारे में ये सुना था कि वो दो बॉल से ड्रिबलिंग करते हैं। एक तो हम करते थे, वो 2 बॉल से ड्रिबलिंग करते थे। उनका बॉल कंट्रोल, उनके बॉल फेंकने की विधियाँ फंटास्टिक जो सुनने में आई। तो जो मुझको पता लगता था उसके मुताबिक मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, जिनको कि मैंने देखा नहीं था। अब वो बीकॉम का मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम और मेरा इन्विटेशन मोहन बगान क्लब का, तो मेरे सामने लालच आया कि मेरे आइडियल प्लेयर इनामुर रहमान, जिनको मैंने देखा नहीं था, उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिलेगा। वो मेरा इंटरेस्ट सबसे बड़ा था, जिसके लिए मैंने बीकॉम का एग्ज़ाम अपना छोड़ दिया। अब सोचिए आप, बीकॉम का एग्ज़ाम उस ज़माने में किया होता तो आज कुछ ना कुछ ढंगी तो एक नौकरी तो मेरे मिलती है। लेकिन मैंने एक रिस्क लिया जीवन का, खेल में अंधापन, खेल अंधेरी गली, मेरे सामने सिर्फ मोहन बगान क्लब। लेकिन जब मैं पहुंचता हूँ, और आप सब जानते हैं कि हॉकी के उस पहले पुराने खेल में जो खिलाड़ी किसी पोजीशन का होता था, चाहे वो राइट आउट का हो या लेफ्ट आउट का हो, वो उसी में महारथी उसको कह सकते थे। लेकिन जब मैं मोहन बगान क्लब पहुंचा हूँ तो इनामुर रहमान क्योंकि लेफ्टिनेंट खेलते थे, और मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी से, और जो मैंने प्रैक्टिस करी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी, तो उसमें मैं लेफ्टिनेंट ही खेला। लेकिन क्योंकि वो लेफ्टिनेंट खेल रहे थे वहाँ पर, तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा लेफ्टिनेंट से राइटिंग। तो अपनी टोटल अपने खेल प्रणाली को चेंज करना और उसमें एडजस्ट होना, ये मुझे मोहन बगान क्लब ने वहाँ सिखाया, जिसके आज भी कई खिलाड़ी लोग मौजूद हैं मेरे सामने और वो बात करते हैं, और इनामुर रहमान साहब भी आज वहीं मौजूद हैं। और मेरा जब भी जिक्र हॉकी का होता है तो ऐसे लोगों का जिक्र मैं ज़रूर करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस खेल में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी, चाहे वो प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। ध्यानचंद जी की बात करता हूँ। 1928 के ओलंपिक के बाद जब लौट कर आते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पे पानी का जहाज उतरता था बिल्कुल वहीं पर, उस टाइम अंदर तक आते थे, आजकल दूर हो जाते हैं। वो जहाज उतरता है तो क्योंकि हॉकी इतना पॉपुलर गेम नहीं था, ओलंपिक मेडल जीते, पता लगा 10, 15, 20 लोग खाली वहाँ पर मौजूद हैं रिसीव करने के लिए। कोई मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या इस तरह की चीज़ें थी नहीं हमारे देश के अंदर। जो खिलाड़ी ने करा, ध्यानचंद ने करा, तो 10, 15, 20 आदमी आ गए, वेलकम हुआ, हार डाल दिए, अगले ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी, जो लॉस एंजलिस में होना था 1932 का ओलंपिक। 1932 के ओलंपिक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ गड़बड़ियाँ शुरू हुई थी उस ज़माने में, जिसकी वजह से कई यूरोपियन टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगर भारत की टीम उसको पार्टिसिपेट नहीं करती उस टूर्नामेंट को, तो हॉकी फिर से बाहर हो जाता ओलंपिक से, क्योंकि 3 टीमें का तो कम से कम होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 3 टीमें थी, जापान, अमेरिका और इंडिया। इंडिया टीम को जाने के लिए पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री कोई नहीं है, स्पॉन्सरशिप कोई होती नहीं थी। जो भी खिलाड़ी खेलते थे वो पहले अपने पूरा काम करते थे, ड्यूटी करते थे, उसके बाद जो खाली टाइम होता था उसमें प्रैक्टिस करने के बाद वो खिलाड़ी बन के जाकर खेलने की कोशिश करते थे और खेलते थे। 1932 के ओलंपिक में पंजाब नेशनल बैंक से उधार लिया गया पैसा, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने पंजाब हॉकी से उधार पैसा लिया, तब वो टीम गई है। और गई भी कितने, 11 खिलाड़ी का मात्र, सिर्फ 92 का पैसा नहीं है, 13 का पैसा नहीं है, लेकिन वो गए हैं। और वहाँ पर जब फाइनल मैच में अमेरिका जैसी टीम को 24-1 से हराया था, 24 गोल के मुकाबले 1, जापान को 10 गोल से, ये रिजल्ट थे। 36 का ओलंपिक आता है, उसके बाद आता है 1935 का टूर। न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी रही है, देश ऐसा रहा है जिसने हॉकी को हमेशा से बड़े अच्छे नज़र से देखा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। भारत को उन्होंने कई बार इनवाइट किया, और आज भी अगर आप देखेंगे तो हॉकी के मोस्टली टूर, न्यूजीलैंड के टूर हमारे भारत की हॉकी के होते हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं। 1935 में भारत की टीम को उन्होंने इन्वाइट किया, यहाँ से टीम गई है, जिसके अंदर कैप्टन रूप सिंह, मेरे चाचा, जैसा मैंने कहा आपको, वो गए।
1935 में जब वो न्यूजीलैंड से खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया शायद न्यूजीलैंड से पहले पड़ता है, जब वापस आने लगे तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको इंडिया टीम को रिक्वेस्ट करी कि आप न्यूजीलैंड से आ रहे हैं तो हमारे देश में कुछ मैच खेल के जाइएगा ताकि हमारे देश की टीम को हॉकी सीखने का मौका मिले। भारत एक ऐसा देश रहा जिसने इन देशों को हॉकी सिखाई है। बड़े प्राउड के साथ मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि हमने हॉकी के खेल को जो आज विश्व विख्यात हो रहा है उसका उत्पत्तिकर्ता और जो सिखाने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया, जो बड़े बड़े नाम छीन रहे हैं, बड़े बड़े नाम हो रहे हैं, वो ध्यानचंद, रूप सिंह, हेमंत, हमारे गोलकीपर, इस तरह के लोग थे। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट करी तो लौटते में भारत की टीम वहाँ रुक गई ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर मुलाकात होती है एक मैच में डॉन ब्रैडमैन से, जो उनके फाइनल मैच खेला जा रहा था टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, उसमें डॉन ब्रैडमैन से मुलाकात होती है ध्यानचंद की। और ध्यानचंद के खेल को देखकर, ध्यानचंद के स्कोरिंग कैपेसिटी को देखकर, जो तरह से ध्यानचंद ने गोल किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, डॉन ब्रैडमैन को कहना पड़ा कि ध्यान, तुम तो गोल ऐसे करते हो जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ बिल्कुल, जैसे मैं क्रिकेट में रन बनाता हूँ तुम गोल ऐसे करते हो। तो ये खिलाड़ी की एक खूबसूरती होती है, किसी अच्छे खिलाड़ी की तारीफ करना, उसके अच्छे खेलने में उसके गुणों को उसको आगे बढ़ाना और तारीफ करना। तो वो मुलाकात ध्यानचंद की डॉन ब्रैडमैन से होती है, दो महान खिलाड़ी मिलते हैं, बातचीत होती है उनकी। 1936 का ओलंपिक होता है जो मेरी नज़र में नहीं, पूरे इंडियन हॉकी के लिए और विश्व के हॉकी के रिकॉर्ड में अभी तक का एक बहुत महत्वपूर्ण ओलंपिक माना गया 1936 का, जिसको कि हिटलर ने खुद लिया था करने के लिए। वो शो करना चाहता था कि मैं अपने पावर के साथ साथ खेलों में भी मैं सबसे आगे हूँ। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि उसमें जेसी ओवेंस, जिन्होंने 5 या 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, अमेरिका के थे वो ब्लैक, उनसे हाथ मिलाने के लिए मना कर दिया, हिटलर ने हाथ नहीं मिलाया उससे। भारत की टीम तैयारी करती है अपनी ओलंपिक में जाने के लिए। 36 का ओलंपिक कैंप लगता है कलकत्ता में कैंप लगा हुआ है। ध्यानचंद को आर्मी ने रिलीज नहीं किया, आर्मी ने रिलीज नहीं किया उनको, ध्यानचंद को, कि वो कैंप में जाके ट्रेन करने और टीम के साथ जाएं। वजह कि उस टाइम म्यांमार, बर्मा के अंदर भारत की फौज एडवांस हो रही थी और इनकी बटालियन को, जिसमें मेरे पिताजी थे, उनको भी उसमें म्यांमार में, बर्मा में जाना था लड़ने के लिए, क्योंकि खिलाड़ी को कोई छूट नहीं थी जाने से। म्यांमार जाने के 3 दिन पहले उनके प्लाटून कमांडर आते हैं अपने सी ऑफ करने के लिए अपने सैनिकों को, जिसमें ध्यानचंद भी शामिल हैं। वो जब देखते हैं ध्यानचंद को कि वो खड़ा हुआ है, तो ध्यान के पास जाके खड़े होते हैं, अरे ध्यान, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो कंपनी कमांडर बोलते हैं, सर ये तो हमारी पूरी बटालियन जा रही है म्यांमार, परसों निकल जाएंगे, कल परसों में, and he has to go along with the battalion, he is a fighter। कहते हैं ना, he is an Olympian। अब वो जब प्लाटून का अपने कंपनी कमांडर आते हैं, वो कहते हैं नहीं तो ओलंपियन है, 2 ओलंपिक खेले हुए हैं, इनको रिलीज करो उसी वक्त और इनको बोलो कि ये आर्मी जवान का कैंप चल रहा है कलकत्ता में, वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। उनको रिलीज किया जाता है, स्पेशल ऑर्डर। और वो बटालियन के बारे में बाबूजी बताते, ध्यानचंद साहब बताते बाद में कि जब वो बटालियन म्यांमार में गई है तो सिर्फ उसमें से एक शख्स जिंदा वापस लौट के आया। उसमें ध्यानचंद भी हो सकते थे क्योंकि he had to go। तो ये चीज़ एक ऊपर की बात है। दूसरी बात है, ध्यानचंद कलकत्ता पहुंचते हैं क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी। टीम का कैप्टन अनाउंसमेंट हो चुका था, 36 ओलंपिक के कैप्टन को अनाउंस कर दिया गया था। जाफर साहब लेफ्ट आउट थे, वो अनाउंस हो गए थे कि जाफर हैज बीन नॉमिनेटेड एज कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन 36 ओलंपिक। लेकिन जब ध्यानचंद पहुंचते हैं, वो जाफर साहब स्टेप डाउन करते हैं ये कहकर कि इस टीम का असली कप्तान आ गया है, मैं नीचे हूं।
ये है वो चीजें। क्या हम सोचिए, क्या हम मैं भी सोचता हूँ, अगर मैं से कैप्टन कभी डिक्लेयर हो गया होता तो क्या मैं अपना स्टेप डाउन करके बोलता कि आप आ जाइए कप्तान बनिए? शायद नहीं। लेकिन वो ये बड़प्पन था उस जमाने में उन लोगों का, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे को, हम सब जानते हैं कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति सुपर है, हम सब जानते हैं। तो हम उस लिहाज से उन्होंने ध्यानचंद को वेलकम किया और कप्तानी उनको सौंपी है। टीम पहुंचती है बर्लिन, जहाज के डेक के ऊपर प्रैक्टिस होती थी टीम की, जब पानी के जहाज से जाते थे, कोलंबो होते हुए निकलते थे लोग, तो डेक पे प्रैक्टिस होती थी। महाराजा बड़ौदा उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे उस टीम में। महाराजा बड़ौदा ट्रैवल कर रहे थे, तो देखे कि कुछ लड़के लोग डंडा पकड़ के और हॉकी पकड़ के क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे, पता किया उन्होंने, तो पता लगा कि इंडियन हॉकी टीम है जो पार्टिसिपेट करने जा रही है 36 में बर्लिन ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है। तो उनको अपने देश के प्रति, देश के खिलाड़ियों के प्रति प्यार उभरा और उन्होंने अपने रसोइयों को बोल दिया, अपने मैनेजमेंट को बोल दिया कि ये टीम जब तक नहीं पहुंचती है इंग्लैंड, इनका सारा खाना खर्चा जो है हम देंगे, हम खिलाएंगे इनको। तो इस तरह की चीज़ें हमारी टीमों के साथ हुई, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, पैसा था नहीं। जाने से पहले एक बात मैं बताना भूल गया, देश का प्यार जो हम कहते हैं ना, देश, हम सोचिए कि 1936 में हमारा देश कैसा होगा या किस तरह की हमारी स्टेट्स होंगी। हम डिवाइडेड थे, नॉट बाय द रूलर इंग्लैंड, कि हमारे नवाब का स्टेट ये है तो मानवदार स्टेट अलग है, बड़ौदा महाराज अलग है, पटियाला महाराज अलग है, हैदराबाद निज़ाम अलग है, पंजाब अलग है, बंगाल अलग है। किस तरह से हम लोग अलग अलग थे। लेकिन 36 का ओलंपिक जब हो रहा था तो पंकज गुप्ता साहब जो दैन मैनेजर थे उस वक्त के, उन्होंने एक अपील करी। गांधी जी के पास भी गई थी हमारी टीम के मैनेजमेंट, ये ब्लैक एंड व्हाइट, गांधी जी के पास भी गए थे, गांधी जी से पैसा मिल जाए हमको कुछ कमेटी से। और पंकज गुप्ता, जगन्नाथ राव साहब उनके पास गए तो उन्होंने कहा हाँ भाई कैसे आना हुआ आपका? तो उन्होंने कहा हमारी भारत की हॉकी टीम जा रही है, खेलने के लिए पैसा नहीं है। तो गांधी जी के लफ्ज़ थे, व्हाट इज हॉकी? को बनाओ उनका टारगेट देश की आज़ादी का था, गांधी जी कि देश को आज़ाद कराना। ध्यानचंद का टारगेट या पंकज गुप्ता साहब का टारगेट देश की हॉकी को ऊपर ले आना। तो दोनों के टारगेट अलग थे, लेकिन बात देश की थी। तो जब गांधी जी ने कहा कि मैं व्हाट इज हॉकी, तो वो लोग वहाँ से वापस आ गए और एट लास्ट कि इसको हम पेपर में अपील करते हैं कि भारत की टीम में जाना है, अगर जा पाई तो भेजेंगे, अगर देश के लोग उसमें हेल्प करें तो ये टीम जा सकती है, अन्यथा नहीं जा पाएगी। अब आप सोचिए क्या हुआ हो, बहुत बड़ी बात जो मेरे लिए या मेरे दिमाग के लिए ऐसी बात कि उस हॉकी ने हमारे देश के तमाम रजवाड़ों को, तमाम नवाबों को, तमाम हमारे व्यापारिक घरानों को जोड़ दिया। किसी ने 250 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 7,000, 5,000, 8,000, 10 रुपये, 100 रुपये इस देश से चंदा इकट्ठा हुआ। क्या आप बिलीव करेंगे इस बात को? हॉकी की टीम को भेजने के लिए 1936 में हमारे देश के 3 व्यापारी घराने, उस टाइम मोदी, बिड़ला, टाटा, इनका चंदा, देश के स्टेट के नवाबों का चंदा, हैदराबाद निजाम का चंदा, मानवदार नवाब का चंदा, पटौदी महाराज का चंदा, पटियाला महाराज का चंदा, बंगाल हॉकी का चंदा 52,000 रुपये इकट्ठा हुआ था, 52,000 समथिंग, 560 रुपये, जिसकी बैलेंस शीट बनती थी उस जमाने में। एक पैसे का रिकॉर्ड होता था, एक नया पैसा, एक पैसा वैल्यूबल था उस जमाने में। बैलेंस शीट बनती थी, 52,560 रुपये इकट्ठा हुआ, तब हमारी टीम गई। ये वो टीम थी जिसको देश ने भेजा, जिनके ऊपर देश का कर्जा था कि हमारे देश के लोगों ने हमको चंदा करके भेजा है, हमको भी खेलना है। और वो जब पहुंचते हैं बर्लिन में, पहला मैच अगले दिन ही, ये प्रैक्टिस मैच उनका रख दिया जाता है जो शेड्यूल में होता है। उतरे अगले दिन मैच रख दिया। टीम को सी सिकनेस होती है, बीमार होते हैं, खाने पीने का इतना ज़्यादा सुविधाएं थी नहीं। हम आप सोच सकते हैं अपने ध्यान से, अपने दिमाग से। वो टीम जर्मन की टीम से 4-1 से हारती है हमारी प्रैक्टिस मैच।
अब वो प्रैक्टिस मैच हारती है तो खलबली मच जाती है पूरे खेमे के अंदर। पंकज गुप्ता साहब, जगन्नाथ राव, मेजर ध्यानचंद शाम को मीटिंग बुलाते हैं आपस में, तीनों इकट्ठे होते हैं कि क्या करा जाए। तो एक चीज निकल कर आती है टीम की कि हमारा राइट विंग, जब टीम खेलती है 5 फॉरवर्ड 50-60 गज की चौड़ाई है, 100 गज की लंबाई है, तो राइट विंग हमारा जो है वो कमजोर है। इसके लिए हमारे एक खिलाड़ी हैं जो इंडिया में रह गए, उनको बुलाना है। और उस टाइम हमारा भारत पूरा एक था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, हम सब इंडियंस थे उस जमाने में, उस टाइम में। तो लाहौर में एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था कर्नल AIS दारा। उनको मैसेज करा गया IHF के थ्रू। IHF ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने तरीके से उनको दिल्ली बुलाया, दिल्ली से उनको हवाई जहाज से भेजा गया। टोटल टीम का खर्चा जो इकट्ठा हुआ था 52,000, और उस जमाने में अकेले आदमी को जो भेजा गया बर्लिन में उस ओलंपिक में वो था 36,000 रुपया। लेकिन उस सरकार ने किया, उस देन गवर्नमेंट ने, मैनेजमेंट ने किया, उन्होंने उसको कर्नल दारा को भेजा। वो ज्वाइन करते हैं टीम के, उस टीम को, और फाइनल मैच हमारा जर्मन से होता है। 14 तारीख का शेड्यूल था, ओलंपिक का शेड्यूल बन चुका था। 14 अगस्त का फाइनल मैच शेड्यूल एज पर शेड्यूल था। लेकिन उस दिन पानी बहुत गिर गया, रेन हो गई, बरसात हो गई। बरसात हो गई तो ग्राउंड इस काबिल नहीं था कि इस पे मैच हो सके। तो मैच का दिन फिक्स हुआ 15 अगस्त 1936। वही 15 अगस्त जिसके बारे में हम सब जानते हैं कितना बड़ा दिन है हमारे भारतीयों के लिए, 47 का आज़ादी का दिन। ये वो दिन थे 15 अगस्त 1936। वर्ल्ड कप भी हमारा 15 मार्च 1975 का था। पहले भी कहना चाहूँगा, जो हम लोगों ने जीता था। तो ये 36 का मैच था जो 14 अगस्त को होना था, पानी गिर गया। 15 अगस्त के दिन मैच फिक्स हुआ। मैच फिक्स होने से पहले हमारे मैनेजर जगन्नाथ राव साहब, कोच पंकज गुप्ता साहब, कैप्टन ध्यानचंद, उन्होंने सारी टीम को बुलाया अपने कमरे में। जब कमरे में आते हैं तो उस वक्त का भारतीय तिरंगा बक्से से निकाला गया, उसको पलंग के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से रखा, और ये कहा गया कि हमारा मैच जर्मनी से है। अब हम सबको एक प्रण लेना है, कमिटमेंट करना है कि हम इस मैच को जीतने के लिए अपने जी जान की बाजी लगाएंगे, इस तिरंगे झंडे की कसम खाइए। ये वो मोटिवेशन था, और देश के झंडे के प्रति उस देश के लोगों का, हमारे खिलाड़ियों का, कि वहाँ पर उन्होंने अपनी एक तरह से कस्में खाई झंडे के लिए और मैच खेलने के लिए उतरे हैं। जब मैच खेलने के लिए उतरे हैं तो हिटलर और उसके पूरे आर्मी के जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार थे उसके साथ में बैठे मैच देखने के लिए आए हुए थे। उस मैदान में 52,000 टोटल संख्या थी दर्शकों की। जर्मन के फाइनल मैच, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जर्मनी का मैच, जब मैच चल रहा है, हिटलर श्योर था क्योंकि उनकी टीम 4-1 से ये पहला मैच जीत चुकी थी, प्रैक्टिस मैच है, तो ही वाज श्योर कि अभी हम फाइनल मैच में भी इंडिया को हरा देंगे। इंटरवल तक जो खेल हुआ है उसमें सिर्फ भारत 1 गोल कर सका था, 35 मिनट में 1 गोल, और वो अप एंड डाउन मैच चल रहा है कि किसी वक्त भी जर्मन टीम जो है वो भारत पे गोल कर सकती है, इतना अच्छा वो खेल रहे थे। सेकेंड हाफ का इंटरवल होता है फर्स्ट हाफ के बाद, तो मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह और ध्यानचंद दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं। ग्राउंड स्लिपरी थी, पानी गिर चुका था, जो मैंने बताया आपको। गिरे होने की वजह से पैर, वो हमारे पीटी शूज जो होते हैं वो खेलने वाले, तो वो स्लिप हो रहे थे उसके ऊपर, पैर पकड़ ही नहीं आ रही थी जमीन की। तो दोनों ने अपने पैर उतार डिसाइड किया कि हम जूता उतार के खेलेंगे। दोनों भाइयों ने जूते उतार दिए, they put off their shoes, नंगे पैर, और नंगे पैर खेलने की वजह से जो ग्रिप मिला है, पैर की वजह से जमीन का ग्रिप मिला है, उनके मूवमेंट के अंदर तेजी आई, उनके उस कला के अंदर तेजी आई जो सीखी हुई थी उन्होंने। और कैन यू बिलीव इट, तो उस 35 मिनट के अंतराल में भारत की टीम ने 7 गोल किए, कई गोल किए भी नहीं उन्होंने, छोड़ दिए। ये थे वो 8 गोल जो
छठे गोल पे 5वें गोल पे हिटलर जो मैच देख रहा था वो मैच छोड़ के चला गया, मैच छोड़ के चला गया हिटलर। ऐसी चीज अनहोनी चीज 1937 में कि हिटलर मैच छोड़ के चला गया, मतलब डिफीट मान ली। इस तरह से भारत की वो जीत एक बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली जीत थी। अनफॉर्चुनेटली 1940 का ओलंपिक नहीं हो पाया, 1944 का ओलंपिक नहीं हो पाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अन्यथा ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह जी के नाम की स्ट्रीट 1972 ओलंपिक में जब मैं गया हूँ खेलने के लिए ओलंपिक, तो मुझे ये पता लगा कि मेरे चाचा के नाम की स्ट्रीट बनी हुई है। तो मैंने भी ताजुब किया कि ध्यानचंद का नाम तो बहुत ऊपर है, कैप्टन रूप सिंह का नाम तो है, लेकिन पता लगा कि वहाँ के यूरोपियंस ने जो कैलकुलेशन किया था उनके लिहाज से कैप्टन रूप सिंह वाज मच बेटर देन ध्यानचंद। और उनके नाम की स्पोर्ट्स विलेज के अंदर एक स्ट्रीट आज भी मौजूद है, कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट, ये वो नाम थे। और उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजी सरकार ने 2012 के ओलंपिक के अंदर हमारे भारत के 3 खिलाड़ियों के नाम अपने मेट्रो अब देखो जो है ये लोड तो हो जाएगी ना। पहला नाम ध्यानचंद मेट्रो स्टेशन, दूसरा नाम कैप्टन रूप सिंह मेट्रो स्टेशन और तीसरा नाम लेस्ली क्लाउडियस मेट्रो स्टेशन। लेस्ली क्लाउडियस इस देश के ऐसे खिलाड़ी हैं और एक सरदार उधम सिंह जिन्होंने 4 ओलंपिक के मेडल हासिल किए हैं, 4 ओलंपिक के मेडल, 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। बच्चा 16 साल ओलंपिक में खेलना बहुत मायने रखता है, 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हासिल करना बहुत मायने रखता है और 1 सिल्वर मेडल। तो ये वो थे महान शख्स लेस्ली क्लाउडियस साहब जिनके 4 मेडल्स थे और जिनके नाम के लिए लंदन सरकार ने 2012 के ओलंपिक में मेट्रो स्टेशन के नाम हमारे भारतीयों के नाम के ऊपर रखे। ये उनकी ग्रेटनेस थी। तो हॉकी ने बहुत कुछ दिया। मैंने अपने बारे में यही बताया कि मेरे दिल में वही ख्वाहिश थी, हर खिलाड़ी के दिल में होती है और होना भी चाहिए। वो आग जल्दी चाहिए आपके दिल में कि मुझे अभी मेरी उम्र है, मेरे पास वक्त है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास शरीर है, मैं कुछ करूं जो देश के लिए, मेरे समाज के लिए और आखिर में खुद मेरे लिए एक गर्व गौरव की बात हो कि हाँ मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने अपना जीवन जो है एक अच्छे उसमें गुजारा है। मेरे दिल में वही था कि कोई ऐसी बात कि वो मेडल्स जिसको मैं कहूँ कि सिल्वर मेडल एशियाड के मेरे 3 सिल्वर मेडल, वर्ल्ड कप के ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल, कभी मैंने नहीं दिखाया बाबूजी को, ध्यानचंद साहब क्या दिखाऊं, शर्म आती थी। जहां पर गोल्ड आते हों वहां पर सिल्वर दिखाऊं। ये नहीं कह रहा मैं कि मेडल्स हैं, लेकिन मेरी वो दिमाग में बात थी कि मुझे शर्म आई कि मैं अपने पिताजी को दिखाऊं या कैप्टन रूप सिंह को दिखाऊं। मैं चाह रहा था कोई ऐसी चीज हो अनहोनी जो कभी सामने खड़ा होकर तो बोल सकूं हाँ भाई बाबूजी सर, ध्यानचंद बाबूजी मैं सोना लेकर आया। और वो मुझे मौका मिला 75 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ था हमारा। फर्स्ट हाफ में हमारी टीम एक गोल से हार रही थी, उन्होंने गोल कर दिया, हमारी टीम हार रही थी। सेकेंड हाफ में हमारे लेट सुरजीत सिंह फुलबैक हुआ करते थे, आज दुनिया में नहीं है, डेथ हो गई उनकी। उन्होंने एक इमेजिंग गोल किया था पेनल्टी कॉर्नर से, हम बराबर हुए। आखिरी 16 मिनट बच रहे थे। एक लॉन्ग कॉर्नर की बॉल मेरे पास आती है कि टॉप डी के ऊपर, थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग मेरी अच्छी थी, मैंने 1-2 खिलाड़ी को डॉस किया और मेरे राइट आउट में तमिलनाडु के हमारे वीजे फिलिप्स साहब इनके भाई भी ओलंपिक के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, वो राइट आउट खेले थे फिलिप्स। मैंने उनको पास करा री के अंदर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बॉल, ग्राउंडेड बॉल बिल्कुल लगी हुई ज़मीन से मुझे फेंक दी और मैंने सिर्फ फ्लिक किया उस बॉल को, और जो फ्लिक हुआ है वो ऐसा जैसे शॉट लग के बॉल के कॉर्नर में जाके गोल पोस्ट से निकल के बॉल बाहर आती है और वो गोल पाकिस्तान के खिलाफ मेरा हो जाता है और भारत की टीम इसको जीतती है। ये वो मूवमेंट है
जिस पर मुझे खुशी होती कि हाँ, कि मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ मुझे करने का मौका मिला जो मेरे लिए गर्व की बात हो। और वो मेडल लेके जब मैं घर झांसी पहुंचता हूँ, अपने झांसी, मैं उतावला था कि कब मैं अपने पिताजी को वो दिखाऊं, बाबूजी को दिखाऊं मेडल। और मैं घर के एंट्री में ही सीढ़ियाँ चढ़ कर 3 जब उनके पैर छूता हूँ और वो मेडल दिखाता हूँ, और उनकी वो थपकियाँ में सिर्फ मुझे महसूस है, आज भी लफ्ज़ नहीं दिए उन्होंने, कोई शब्द नहीं बोले कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो थपकियाँ मुझे। ये वो चीज़ें हैं खिलाड़ी के लिए, ये खुशी के क्षण हैं, वो लम्हे हैं जो आप सबको हासिल करने हैं। आपको भी, आप भी बहुत अच्छा खेले आज। यस, तो ये वो क्षण हैं जो आपको महसूस करने हैं, जो आपको ज़िंदगी में याद रहेंगे। और मैं चाहूँ कि आज आपने बड़े इस मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा तो हो गया होगा। 1 घंटा 1 घंटा अपने खेल में, प्रैक्टिस में, मैच में जब मैं हारता था, जीतता था, शाम के वक्त 2 मिनट निकालता था अपने लिए, अपने दिमाग पे जोर देकर ये सोचता था कि आज मैंने जो खेल खेला है, जो मैंने पास दिया है, या अपोनेंट जो खेल खेला है, उनके किस पास से हमारे ऊपर गोल हुआ या हमारे पास से अपोनेंट पे कैसे गोल हुआ, इसको मैं एनालाइज करता था। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि आप आज का मैच खेले हैं, जो हारे हैं वो ये सोचें कि हमने कहाँ गलती करी, और जो जीते हैं वो ये सोचें कि हमने इसमें क्या अच्छा करा कि आज हम जीत गए। ये जब एनालाइज करेंगे, आपका खेल दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा। डू प्रैक्टिस, बट डू योर होमवर्क। मैं वाकई में आज मैंने बहुत लंबी बात करी है, वो इसलिए कही कि बच्चों आपको मैंने सुना इस बात को, आपने ध्यान दिया है। बिल्कुल, हाँ, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें वो है कि दोबारा ना सुनने को मिलेंगी, ना आएंगी। और अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, तो जब भी आप बैठे तो, और कहीं भी बैठे, कोई भी अच्छी चीज़ समझ में आती है उसको ग्रहण करो, उसको लो, दिमाग में रखो। हम जिस जगह रहते हैं 50 खराब बातें होती हैं, 50 अच्छी बातें होती हैं। क्या चीज़ हमें हासिल करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये खिलाड़ी का एक धर्म बनता है। देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में लगा लीजिए, कितने खिलाड़ी होंगे इस वक्त आपके पास, नहीं है। हम भीड़ है, पूरी भीड़, उस भीड़ में से आप कुछ लोग शामिल हैं जो अलग हैं। तो ये जो अलग हैं, इनको अपना कल्चर या अपनी संस्कृति, जो स्पोर्ट्स कल्चर कहते हैं, उसको बना के रखना है। कोई सा भी खेल हो, आप आम लोगों से अलग हैं और आपको अलग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने वो सेक्रीफाइस किया है। आपका टारगेट इस देश के लिए मेडल जीतना है, और आप जीतेंगे, जीतना है आपको। मैं मैनेजमेंट का, गुप्ता जी साहब का, आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सारे कोचेस, टेक्निकल मेंबर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया, अवसर दिया, और इस उम्मीद के साथ, ये जो मैंने कहा ना कि खेल बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें कितनी कोशिश हम लोग कर पाएंगे सब मिलके, ये करने की ज़रूरत है, और आप लोग भी कीजिए। वाकई में ये खेल बहुत ऊपर जाने की इसको आवश्यकता है। ये बड़ा लाजवाब गेम है, बहुत अच्छा खेल है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू द विनर्स एंड कांग्रेचुलेशन टू द रनर्स। आप दोनों एक ही पक्ष है, जीते हुए, हारे हुए। और बस खेल में अपना ध्यान लगाएं, दूसरे काम भी करने हैं, लेकिन खेल में बहुत अच्छा करना है, मेडल जीतने हमने। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो एक बार फिर से, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।